हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। तो आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा है। आज पहला पढ़ाए थे इसमें, अब आज पढ़ाने जा रहे हैं बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज़ होता है। तो बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन आज पढ़ेंगे। इसके पहले सब पढ़ा चुके हैं, पार्ट 8-9 तक पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 10 है। इसमें आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा पूरा, मतलब चैप्टर जो फर्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आज पढ़ने जा रहे हैं बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। क्या किसे किसे कहते हैं, इससे क्या क्या चीज़ होता है। तो बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज़ होता है। तो उच्च पादपों मतलब उच्च पेड़ पौधे वाले, जैसे देखिए आवृतबीजी और अनावृत बीजी में आते हैं, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के नाम सुने होंगे। तो उच्च पादपों जैसे एंजियोस्पर्म क्या चीज़ आएगा, आवृतबीजी में एंजियोस्पर्म आता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एंजियोस्पर्म किसका एग्जाम्पल, आवृतबीजी होता है कि अनावृतबीजी। तो एंजियोस्पर्म जैसे उच्च पादपों जैसे एंजियोस्पर्म आवृतबीजी एवं जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी में मुख्य पादप का द्विगुणित होता है। अवगुणित में द्विगुणित का कहता है 2n, अवगुणित में खाली n होता है, कुंज होता है द्विगुणित होता है। अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु मृत कोशिका में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन क्या होता है बीजाणु मृत कोशिका में। कहाँ बीजाणु मृत कोशिका में होता है, जिसमें अगुणित मतलब n बीजाणु बनते हैं। कुंज होता है n बीजाणु बनते हैं। जिसको कहेगा मतलब देखिए उच्च पादप का है, जितना भी उच्च पादप है, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसी को होता है आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो एंजियोस्पर्म के आवृतबीजी और जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी। तो उच्च पादपों जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप का जो होता है द्विगुणित होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप का क्या जो होता है तो द्विगुणित होता है, मतलब 2n होता है। क्या जो होता है 2n होता है। अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कौन चीज में होता है, बीजाणु मृत कोशिका में होता है। किसमें बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन बोल रहा है। तो अतः इसमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु मृत कोशिका में होता है। बीजाणु कौन कोशिका, मृत मतलब मरा हुआ, मृत कोशिका में होता है, जिसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। कौन जो होता है जिसमें अगुणित मतलब n बीजाणु बनते हैं, मतलब अगुणित बीजाणु बनते हैं। इसे ही बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन समझ गए कि उच्च पादप जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप का द्विगुणित होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप का क्या होता है द्विगुणित होता है। तक समझ गए। उसके बाद अतः इसमें अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। तो बीजाणुविक तो समझ गए कि उच्च पादप का एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या होता है तो पादप का द्विगुणित होता है, 2n होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन में बीजाणु जो होता है मृत कोशिका में होता है। क्या चीज होता है, मृत कोशिका में होता है, जिसमें अगुणित यानी n बीजाणु बनते हैं। कौन होता है n बीजाणु बनते हैं। अब आते हैं इसको पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाते थे इसको, अर्धसूत्री। यहाँ तक पढ़ाते बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन। जैसे समझ गए थे कि उच्च पादप जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृतबीजी में मुख्य पादप का कौन होता है n2n यानी द्विगुणित होता है। यहाँ तक समझ गए। अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन में कौन होता है बीजाणुजनित यानी कोशिका मृत कोशिका में होता है। अतः इसमें अगुणित होता है। कोई अर्धसूत्री कौन होता है अगुणित बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणित बीजाणु बनते हैं। यहाँ तक समझ गए थे। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन का एग्जाम्पल होता है लघु बीजाणु यानी परागकण जिसको कहते हैं, और गुरु बीजाणु जिसको भ्रूण कोष कहते हैं। कुछ कहते हैं भ्रूण कोष कहते हैं। तब कौन सा एग्जाम्पल, लघु बीजाणु किसका एग्जाम्पल, तो बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन का एग्जाम्पल है लघु बीजाणु परागकण, और गुरु बीजाणु भ्रूण कोष कहते हैं। समझ गए। यहाँ तक इसका एग्जाम्पल था बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन का। अब आते हैं बीजाणु मृत कोशिका। बीजाणु जो मृत कोशिका के भागों में बांटा है, बीजाणु मृत कोशिका 2 भागों में बांटा है। बीजाणु मृत कोशिका समझ गए। तो बीजाणु मृत कोशिका के भागों में, तो 2 भागों में बीजाणु मृत कोशिका डिवीजन हुआ है 2 भागों में। कौन कौन है, तो बीजाणु मृत कोशिका 2 भागों में बांटा गया है। पहले कोई भी चीज़ लघु मतलब छोटा होता है, उसके बाद में बड़ा होता है। तो पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका कुंज होता है बीजाणु मृत कोशिका के भाग में 2 भाग में, लघु बीजाणु मृत कोशिका के भाग में 2 भाग में। साथ साथ बोलने से फायदा होता है, याद का होता है क्लास में। लघु बीजाणु मृत कोशिका 2 भाग में। पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका, पहले कोई छोटा होता है तो लघु मतलब छोटा, तो लघु बीजाणु मृत कोशिका। दूसरा गुरु बीजाणु
गुरु बीजाणु मृत कोशिका। कौन होता है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका। पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका, दूसरा गुरु बीजाणु मृत कोशिका। पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका, दूसरा गुरु बीजाणु मृत कोशिका। पहला क्या होता है? लघु बीजाणु मृत कोशिका, दूसरा गुरु बीजाणु मृत कोशिका होता है। बीजाणु मृत कोशिका क्या भागों में? 2 भागों में। पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका, दूसरा गुरु बीजाणु मृत कोशिका। तो क्या होता है? पहला लघु बीजाणु मृत कोशिका, दूसरा गुरु बीजाणु मृत कोशिका। तो अब पढ़ेंगे लघु बीजाणु क्या चीज होता है। तो लघु बीजाणु कुंज कहते हैं, परागकण कहते हैं। लघु बीजाणु परागकण एवं गुरु बीजाणु भ्रूणकोश से समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। कुंज होता है नर युग्मक का निर्माण कुंज से। तो लघु बीजाणु से परागकण, लघु बीजाणु परागकण एवं गुरु बीजाणु भ्रूणकोश से, गुरु बीजाणु कहते हैं भ्रूणकोश, अब लघु बीजाणु को परागकण। तो परागकण एवं भ्रूणकोश से समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का कौन होता है? निर्माण होता है। तो ये लिखना है, लघु बीजाणु परागकण, लघु बीजाणु को परागकण कहते हैं और गुरु बीजाणु को भ्रूणकोश कहते हैं। तो लघु बीजाणु परागकण एवं गुरु बीजाणु भ्रूणकोश से कौन विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु परागकण एवं गुरु बीजाणु भ्रूणकोश से समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। समझ गए? अब युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज है? तीसरा, दूसरा था बीजाण्विक, जो अर्धसूत्री विभाजन बताया था 3 भागों में बांटा था। तो ये दूसरा है, क्या चाहिए? तीसरा युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर द्विगुणित होता है, अतः इनमें युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कुछ होता है सूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्या युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज है? तो उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च मतलब जैसे उच्च पादप जैसे एंजियोस्पर्म, तो उसी क्या चिका रहा है? उच्च श्रेणी के जंतु। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर, उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर द्विगुणित यानी 2n होता है। कौन होता है? 2n होता है, अतः इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसमें? तो युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है उच्च श्रेणी के जंतुओं। इसमें कौन जो उच्च श्रेणी के पादप बोल रहे थे बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन में, और इसमें बोल रहा है युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर 2n यानी द्विगुणित होता है। गुणित में होता है n और द्विगुणित में 2n होता है, अतः इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कौन होता है? युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसके शरीर 2n द्वारा, अतः इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, इससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आते हैं इस पर नर युग्मक कोई भी चीज, नर युग्मक और मादा युग्मक दो होता है। तो नर युग्मक 2n मतलब द्विगुणित, और मादा युग्मक भी मादा जनक भी 2n यानी द्विगुणित होता है। कौन होता है? द्विगुणित। 2n मतलब द्विगुणित हुआ। तो द्विगुणित से नर युग्मक से क्या बना? नर युग्मक 2n से क्या बना? n। 2n से क्या बना? n, और फिर 2n से यहाँ भी n बना। तो n दोनों मिलकर कौन हुआ? 2n यानी युग्मनज का। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर नर युग्मक 2n और मादा युग्मक 2n से कौन हुआ? n, मतलब उससे गुणसूत्र गया, और फिर एक गुणसूत्र इससे गया, नर युग्मक से एक गुणसूत्र मादा युग्मक से, तो 2 हुआ। तो 2 तो 2n हुआ। तो ये कौन हुआ? युग्मनज हो गया। कौन हुआ? युग्मनज हो गया। उसके बाद युग्मक संलयन करके युग्मक संलयन हुआ, तो कौन हुआ? युग्मनज। तो n इससे कौन हुआ? एक गो n इससे गया, एक गो n इससे गया, तो n अब n 2n हुआ। 2n युग्मनज की हुआ। युग्मनज होने के बाद कौन चीज निर्माण होता है? भ्रूण होने के बाद जब भ्रूण का निर्माण होता है तो धीरे धीरे कौन चीज में बदल जाता है? जीव। तो जीव क्या जाता है? 2n। तो ऐसे होता है निर्माण। ठीक, नर युग्मक है तो ऑलरेडी जैसे नर युग्मक जैसे किसी जीव है तो 2n है, तो 2n देखो होता है कोई भी जीव। उसके बाद में उससे एक गुणसूत्र गया नर युग्मक से n और फिर मादा युग्मक से n, तो दोनों में युग्मक संलयन हुआ। युग्मक संलयन होने के बाद कौन चीज युग्मनज का? तो युग्मनज में एक ठो n वाला, एक ठो n वाला, तो n तो जाकर कौन चीज हुआ? 2n। यहाँ तक समझे? तो एक n यहाँ से गया, एक n यहाँ से गया, तो 2n होने के बाद युग्मनज हुआ। युग्मनज के बाद कौन चीज निर्माण हुआ? भ्रूण का। कौन चीज निर्माण हुआ? भ्रूण का। भ्रूण होने का, भ्रूण जब होता है, भ्रूण का निर्माण होता है बच्चा का। बच्चा होने के बाद फिर में कौन चीज निर्माण होता है? जीव। तो एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रक्रिया होता है। 2n हो गया। समझ गए यहाँ तक ले? और इसी को अब पढ़ते हैं युग्मक, इसी को युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण, तो युग्मक स्थानांतरण इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफर, इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो युग्मक का निर्माण कैसे होता है? तो युग्मक के निर्माण के बाद नर या
जिसे युग्मक का निर्माण हो गया, उसके बाद नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को ही युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। युग्मक निर्माण होने के बाद कोई भी चीज युग्मक का निर्माण होने के बाद नर यानी पुरुष और मादा यानी माता, तो नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को कौन कहते हैं? युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान स्थानांतरण होना। तो नर युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा युग्मक के एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को कौन कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण क्या चीज कहता है? तो युग्मक निर्माण हुआ, युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को ही कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान दूसरा स्थान जाना। तो युग्मक निर्माण हुआ, उसके बाद नर और मादा एक स्थान से दूसरे स्थान एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक पूछेगा, समझिए युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? नर और युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा, साथ साथ बोलना, युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा दोनों को एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। कौन कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण हो गया, उसके बाद नर और मादा को युग्मकों के एक दूसरे के समीप आने की क्रिया कौन कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? नो डाउट। अब आते हैं प्रायः युग्मकों में नर युग्मक गतिशील एवं मादा युग्मक अगतिशील होते हैं। कौन होते हैं? अगतिशील। गतिशील को कहते हैं चल और अगतिशील को अचल। तो प्राय युग्मकों में युग्मक जो होता है तो उसमें नर होता है गतिशील, नर युग्मक गतिशील होते हैं और मादा युग्मक अगतिशील होते हैं। उसी को कहते हैं अचल और गतिशील को कहते हैं चल। तो नर युग्मक गतिशील एवं मादा युग्मक अगतिशील होते हैं। प्राय ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुँचते हैं। कौन जो कहते हैं? ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुँचते हैं। तो इसी क्रिया कौन कहते हैं? युग्मक प्राय जो होता है युग्मक, नर युग्मक मतलब गतिशील होते हैं और मादा युग्मक जो होता है अगतिशील होता है, अचल होते हैं। ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप, मतलब नर जो युग्मक होता है मादा युग्मक के समीप पहुँचते हैं। इस क्रिया हो सके। अब समयुग्मकी युग्मक में क्या चीज होता है? तो सम मतलब समान, मतलब एक समान होना चाहिए। तो समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। नर और मादा दोनों युग्मक कौन होता है? गतिशील होता है। कौन सी? समयुग्मकी मतलब सम मतलब समान, मतलब दोनों एक तरह होना चाहिए, इसीलिए समयुग्मकी कहते हैं। सम मतलब समान, तो समयुग्मकी मतलब दोनों युग्मक एक समान होना चाहिए। तो समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कौन होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। गतिशील होते अतः ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इनकी भीति के विलीन होने से यह आपस में जुड़कर युग्मक का संलयन करते हैं। जैसे वो युग्मक संलयन पूछेगा तो समयुग्मकी पहले पूछेगा। समयुग्मकी में सम मतलब समान, तो समयुग्मकी में ये दोनों युग्मक कौन होता है? गतिशील होते हैं। समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इनकी भीति विलीन, इसकी भीति कौन होता है? विलीन होते हैं होने से, इसके जो भीति रहता है उसको विलीन होने से ये आपस में जुड़कर युग्मक संलयन करते हैं। कौन कहते हैं? युग्मक संलयन। इसकी जो भीति विलीन होने के कारण युग्मक संलयन करते हैं। समझ गए? समयुग्मकी युग्मक में सम मतलब समान, तो दोनों समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मकों गतिशील होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इनकी भीति विलीन होने के कारण ही युग्मक संलयन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ गए? जब डिवीजन खाली फर्स्ट में कहते हैं नर युग्मक 2n और मादा युग्मक भी 2n, तो दोनों हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? दोनों एक नर युग्मक आया, फिर मादा युग्मक। तो नर युग्मक से एक गुणसूत्र n गया और फिर मादा युग्मक से एक हो गया, तो n अब n 2n, तो 2n से युग्मनज बना। युग्मनज होने के बाद कौन सी निर्माण हुआ? भ्रूण का। भ्रूण से कौन जीव बन जाता है, तो सब जानता है। उसके बाद में आता है युग्मक स्थानांतरण क्या कहते हैं? तो युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप, युग्मक निर्माण हो गया, जिससे युग्मक क्या निर्माण हो गया, ठीक। युग्मक निर्माण होने के बाद नर और मादा युग्मक को के एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। कौन कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। प्राय युग्मकों में नर युग्मक गतिशील होते हैं, और मादा युग्मक अगतिशील होते हैं। ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुँचते हैं। यहाँ तक में आवाज है समयुग्मक। सम मतलब समान, मतलब एक समान होना चाहिए। समयुग्मकी युग्मक, तो समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कौन होता है? गतिशील होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनकी भीति विलीन होने के कारण ही युग्मक संलयन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बताते हैं।